नमस्कार, स्वागत है आपका। कक्षा 12 जीव विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, और जीव विज्ञान के चौथे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका शीर्षक है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग इसकी सबसे पहली जो हेडिंग आती है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई भी कार्य अगर नियोजित ढंग से किया जाता है, टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जाता है, सोच विचार के किया जाता है, तो उस कार्य के बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। यहां पर भी वही हो रहा है कि क्या कह रहे हैं, परिवार नियोजन, यानी कि परिवार का नियोजित ढंग से विकास करना। परिवार का क्या करना, नियोजित ढंग से विकास करना। अब ये कैसे हो सकता है और किन किन स्थितियों में ये संभव है। देखिए, बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि जब हमारे यहां भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो परिवार का नियोजन नहीं करती है, या परिवार को संचालित करने के लिए कोई योजना नहीं बनाती है। उनके लिए तो ये जो शिशु है, जिस शिशु का आगमन होता है, उसके लिए वो कोई भी कार्य रूप प्रारूप तैयार नहीं करते हैं। जब वो प्रारूप तैयार नहीं करते हैं, तब शिशुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है, उनकी बीमारियों में भी वृद्धि होती है, और एक अच्छी संतान भी पैदा नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोग इसे केवल जनसंख्या से जोड़ते हैं। परिवार नियोजन का अर्थ केवल जनसंख्या सीमित करने से नहीं है, बल्कि परिवार नियोजन का अर्थ है अधिक से अधिक उपयुक्त नागरिक पैदा करना। यानी कि ऐसे नागरिक जिनमें रोग भी कम हो और जिनमें गुण अधिक हो। जनन पद्धतियों का इस्तेमाल करते हुए उनका विकास करना। कब संतान पैदा करनी चाहिए, कब पैदा नहीं करनी चाहिए, एक संतान और दूसरी संतान के बीच में कितना गैप होना चाहिए जिससे संतान का और उसकी माता का उचित विकास हो सके। और हां, एक चीज और कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, क्या आप जितनी संतान पैदा कर रहे हैं उतनी संतानों का ख्याल रख पाएंगे। इसी को कहा गया परिवार नियोजन। यदि आप परिवार बढ़ाने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, उसका कार्य रूप तैयार कर लेते हैं, उसको एक स्पेशल प्रारूप के माध्यम से कार्य का संचालन करते हैं, तब आपकी संतान सशक्त, बलिष्ठ और उत्तम कोटि की होती है। तो परिवार नियोजन में मुख्यतः दो स्थितियां होती हैं। एक तो अनचाहे गर्भ को रोकने की, जैसे कि व्यक्ति नहीं चाहता है और गर्भ आ गया, तो उस गर्भ के समापन की क्या स्थितियां होंगी, और उससे पहले कौन कौन सी गर्भ निरोधक विधियां अपनाई जाएं जिससे कि गर्भ धारण ना हो। इन सारी चीजों से बचने के लिए, इन सारी स्थितियों से सही ढंग से निपटने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन एक पूरी योजना चलाई हुई है। सारे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फ्री में परिवार नियोजन के बहुत सारे साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इन सारी स्थितियों में परिवार नियोजन के बहुत साधन हैं, लेकिन इनमें से हम लोग कुछ विधियों को पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? नंबर 1 जब हम पढ़ रहे हैं, गर्भ निरोधक विधियां। अब गर्भ निरोधक विधियों में कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होती है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। क्या है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, यानी कि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि गर्भाशय में लगा दी जाती हैं, जिससे कि शुक्राणु जब गर्भाशय में पहुंचता है
तभी उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। तब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल नहीं पाते हैं, निषेचित नहीं हो पाते हैं, और निषेचन की प्रक्रिया जब नहीं होती है तो नए संतान के जन्म होने की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अब ये होती क्या है इसको समझ लीजिए। और ये लगाई कहां जाती हैं? मादा के गर्भाशय में ये लगाई जाती हैं। ये तांबे की होती हैं, तांबे की होती हैं, और तांबे की वजह से ही जब शुक्राणु गर्भाशय में प्रवेश करता है तो इस तांबे में कुछ क्रियाएं, अभिक्रियाएं होती हैं जिससे उस शुक्राणु को निष्क्रिय कर दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस में कौन कौन सी आती हैं। तो इनमें 3 है मुख्यतः, वो आप देख लीजिए। नंबर 1 कॉपर टी, नंबर 2 कॉपर 7, नंबर 3 मल्टी नोड 375। ये करती क्या है? ये बेसिकली हमने पढ़ तो लिया कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? ये कॉपर आयन रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? कॉपर आयन रिलीज करती हैं। और कॉपर आयन क्या करता है? शुक्राणु को निष्क्रिय कर देता है। तो शुक्राणु पहुंचता तो है वहां पर, गर्भाशय में पहुंचता तो है, लेकिन वहां निष्क्रिय कर दिया जाता है। तब ये शुक्राणु आगे बढ़कर, गर्भाशय से आगे बढ़कर ये इम्प्लूरी इस्थमस जंक्शन तक या तो पहुंच नहीं पाता है, और अगर पहुंच भी जाता है तो अंडाणु की वो बाहर की लेयर नहीं तोड़ पाता है। तब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ये तो हुई अस्थायी विधियां। कुछ स्थायी विधियां भी होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं शल्य चिकित्सीय विधियां, यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से परिवार का नियोजन करना। जब आपको लग गया कि अब आपका परिवार पूरा हो गया है, तब आप परिवार नियोजन करते हैं, और परिवार अब आगे ना बढ़े इसके लिए ऑपरेशन के माध्यम से एक स्थायी हल ढूंढते हैं कि अब किसी भी प्रकार से परिवार आगे ना बढ़े। तो ये जो शल्य चिकित्सीय विधि है, ये नर और मादा दोनों में की जाती है। नर में ये क्या किया जाता है और ये मादा में कैसे की जाती है, इसको आप लोग समझ लीजिए। नर में जब ये शल्य क्रिया या ऑपरेशन किया जाता है परिवार नियोजन का, तो वो क्या करते हैं? वृषण की जहां पर शुक्राणु बनते हैं, वृषण की बास डिफरेंस को काट कर बांध देते हैं। क्या करते हैं? वृषण की बास डिफरेंस को कट कर देते हैं और उनको वहीं पे बांध देते हैं, यानी कि शुक्राणु आगे ना बढ़ सके, शुक्राणु आगे ना जा सके। इसके लिए ये स्थायी तौर पर किया जाता है। हमने आपको बताया था क्या हो रहा था वहां पर पाठ 3 में कि युग्मक जनन और फिर युग्मक जनन के बाद युग्मक स्थानांतरण। तो यहां क्या हो रहा है? युग्मक जनन तो हो रहा है, लेकिन युग्मक का स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। जिस ट्यूब के माध्यम से स्थानांतरण होता था, उस ट्यूब को बीच से काट दिया, काट के एक छोर यहां बांध दिया, एक छोर यहां बांध दिया, दूर कर दिए, यानी कि वो बंद कर दी नली। जब वो उसको हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं, उस नस को काट दिया, तो वो नस कौन सी होती है? वृषण की बास डिफरेंस, वृषण की बास डिफरेंस को काट दिया जाता है। इसे बासोटोमी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको बासेक्टोमी भी कहते हैं। याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि नर की जब नसबंदी की जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बासेक्टोमी कहते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, जब आप एक एक चीजें करके समझते चले जाते हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एक भी चीज अगर छूट जाएगी तब आपको एक गैप महसूस होने लगेगा। इसलिए आप प्रत्येक चीज को समझते हुए चलिए।
तो नर में तो ये इस तरीके से होती है, मादा में किस तरीके से होते हैं इसको देख लेते हैं। मादा में क्या करते हैं, अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं, अंडवाहिनी को, यानी कि अंडाशय में अंड का निर्माण हुआ और ये अंडाणु या मादा युग्मक चला। अब ये चलेगा, कहां पे चलेगा, अंडवाहिनी में चलेगा, और अंडवाहिनी से ये पहुंचेगा कहां, इम्पुलरी स्टमस जंक्शन पर पहुंचेगा, जहां शुक्राणु से इसका निषेचन होता है। तो अब काम क्या है कि ये जो स्थानांतरण हो रहा है, इस स्थानांतरण को रोकना। अंडाशय ने अंडाणु को बना लिया, लेकिन अब अंडवाहिनी के द्वारा, आपको हमने बताया था अंडवाहिनी के 4 भाग होते हैं, 4 भागों में से बीच में से इसको कट कर दिया जाता है और इसको बांध दिया जाता है। इस प्रक्रिया को भी नसबंदी ही बोलते हैं और इसे ट्यूबेक्टॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। वहां क्या कह रहे थे, बासेक्टोमी, यहां कह रहे हैं ट्यूबेक्टॉमी। याद रखिएगा कि मादा में जब नसबंदी की जाती है तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जबकि पुरुष में इसे बासेक्टोमी कहा जाता है। इस आधार पर एक स्थायी परिवार नियोजन की विधि को अपना लिया जाता है। अस्थायी विधियां भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहां हम ज्यादा विस्तार में उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग सीधे चलते हैं कि यदि गर्भ धारण नहीं हुआ है, उसके पहले तो ये विधियां की जा सकती हैं, लेकिन यदि गर्भ धारण हो गया तब हम क्या करेंगे, गर्भ धारण के पूर्व तो ये विधियां अपना के गर्भ धारण होने से हम रोक सकते हैं, लेकिन यदि गर्भ धारण हो गया तब हम क्या करेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं संगर्भता। किसके आधार पर, संगर्भता का चिकित्सीय समापन। ठीक है, क्या करते हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे इसको, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि संगर्भिता का चिकित्सीय समाधान। इसको एबॉर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एबॉर्शन भी बोलते हैं। इसको हिंदी में गर्भपात भी बोलते हैं। ये कब होता है, कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले कि निषेचन के 12 सप्ताह के मध्य गर्भपात करवा लेना चाहिए। कब, निषेचन से 12 सप्ताह के अंदर। यदि 12 सप्ताह के अंदर गर्भपात नहीं करवाया आपने, तब उसके पश्चात यदि गर्भपात आप करवाते हैं तब ये माता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि आपने गर्भ समापन करवा लिया, इसके पश्चात वो महिला कभी गर्भ धारण करने लायक नहीं बचती है, या उस गर्भ समापन के समय इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि उस महिला की मृत्यु तक हो जाती है। तब इसमें ध्यान रखने की ये बात यह है कि निषेचन से 12 सप्ताह के अंदर ही गर्भ समापन करवा देना चाहिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, गर्भ समापन कैसे होता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया में वैक्यूम द्वारा भ्रूण को बाहर निकाल लिया जाता है। जो निषेचन हुआ, जो जाइगोट हुआ, जो जाइगोट बना, उस जाइगोट में अब क्या होगा, विकास प्रारंभ हो जाएगा, द्विगुणन प्रारंभ हो जाएगा। हमने आपको बताया था 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से द्विगुणित होती चली जाएंगी वो कोशिकाएं, और इन द्विगुणित होती हुई कोशिकाओं के पश्चात ही मानव के अंगों का निर्माण होता है। तो इन स्थितियों में केवल 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित माना जाता है कि उसको
गर्भाशय में एक वैक्यूम डाल के, एक पाइप डाल के वैक्यूम के माध्यम से भ्रूण को बाहर खींच लिया जाता है और गर्भ का समापन करवा दिया जाता है। लेकिन यदि 12 सप्ताह से ऊपर हो जाते हैं तब मादा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है ये प्रक्रिया, तब इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता। तो यहां तो हम देख रहे थे कि गर्भधारण को रोकने के लिए क्या क्रियाएं करनी है, और अगर अनचाहा गर्भ यानी कि अभी हमने जो प्लानिंग की है उसके हिसाब से हमको बच्चा नहीं चाहिए, तब हम उस बच्चे को हटा देते हैं। ये हटाने की प्रक्रिया है। लेकिन कुछ रोग भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनको यहां समझना बहुत आवश्यक है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इनफर्टिलिटी। क्या? इनफर्टिलिटी यानी कि कई बार मनुष्यों में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि वो निषेचन नहीं कर पाते हैं, निषेचन में समस्या आती है, बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाता है और संतान प्राप्त नहीं होती। ऐसे बहुत सारे दंपति हमने देखे जो देवी देवताओं पर, मजारों पर, मस्जिदों पर मत्था टेकते हुए मिलते हैं, लेकिन उन्हें अपनी समस्या पता नहीं होती है कि क्या कारण है। वो सोचते हैं कि भगवान हमसे रूठ गया है, ऊपर वाले की कृपा नहीं हो रही है, इसलिए बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन उनमें कुछ ना कुछ समस्याएं आ जाती हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे प्रचलित और सबसे पॉपुलर जो विधि है उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। यहां हम पढ़ेंगे क्या? सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। कौन कौन सी ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जिनके माध्यम से जनन करवाया जा सकता है, भ्रूण का निषेचन करवाया जा सकता है और उनका विकास किया जा सकता है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देख लेते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि उनके यहां टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ, तो टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या और कैसे ये पैदा होता है? हमने जब आपको जनन समझा रहे थे तब हमने पूरी प्रक्रिया समझाई थी कि किस तरीके से इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में निषेचन के बाद विभाजन होता है, बारंबार विभाजन होता है और उस विभाजन के पश्चात एक स्थिति ऐसी आती है जब उस भ्रूण को लाकर गर्भाशय की दीवार पर लगा दिया जाता है और उस गर्भाशय की दीवार पर विकास करते हुए पूरे 9 महीने के पश्चात एक नई संतान को जन्म प्राप्त होता है। तो यहां केवल ये देखना है कि किस तरीके से पुरुष में या मादा में कहां समस्याएं पैदा हो रही हैं। बहुत सारी समस्याएं मादा में फैलोपियन ट्यूब में पैदा हो जाती हैं। वो ट्यूब क्या होता है? ट्यूब संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है। इससे क्या होता है कि मादा युग्मक का निर्माण तो होता है, अंडाशय में उसका निर्माण तो होता है, लेकिन उसका स्थानांतरण नहीं हो पाता है। अंडाशय में निर्माण के पश्चात उस अंडाणु को पहुंचना कहां होता है? इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर। अब यदि वो इम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर नहीं पहुंच रहा है, यानी कि इस अंडवाहिनी से वो नहीं जा पा रहा है, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इस ट्यूब्स में वो स्थानांतरित नहीं हो पा रहा है, गमन नहीं हो पा रहा है, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तब ये समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि निषेचन तो वहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में दो परिस्थितियां आती हैं। ऐसी स्थिति में मादा के अंडाणु को बाहर निकालकर किसी भी प्रक्रिया से, इंजेक्शन से या किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से उस अंडाणु को बाहर निकालकर परख नली में
शुक्राणु से उसको निषेचित करवाया जाता है। जब वो निषेचित हो जाती है, भ्रूण बन जाती है, तब भ्रूण का विकास होने लग जाता है। इस स्थिति में जब भ्रूण का विकास होने लगता है, तब उस भ्रूण को या तो फैलोपियन ट्यूब में, कहा, इम्पुलरी इस्टमस जंक्शन पर लाके लगा दिया जाता है, जिसके बाद वो गति करते हुए, कुछ समय पश्चात गति करते हुए वो गर्भाशय की दीवार से अटैच हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं कि वो गर्भाशय में अटैच नहीं हो पाता है या उस ट्यूब से नहीं आ पाता है। तब उसको क्या करते हैं, कुछ समय पश्चात उसको सीधे गर्भाशय की उस दीवार पर अटैच कर दिया जाता है। बात समझ में आई होगी आपको कि किस तरीके से, किन स्थितियों में ये कार्य किया जाता है। लेकिन अब आप समझिए कि जब इसी आधार पर परखनली शिशु को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कैसे? दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 ZIFT। नंबर 1 परखनली शिशु को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली विधि है ZIFT, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। कौन सा? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस ट्रांसफर में होता क्या है कि जब ब्लास्टोमियर पहली स्टेज में होता है, ब्लास्टोमियर हमने आपको समझाया था कि ब्लास्टोमियर जब बन जाता है तब वो क्या कर रहा होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 गुणित होता चला जाता है। तो जब वो पहली स्टेज में होता है, यानी कि जाइगोट का जब विकास हो रहा होता है और वो पहली स्टेज में होता है, तब उसको क्या कहते हैं, तब उसको फैलोपियन ट्यूब में ले जाकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तब इसको क्या कहते हैं, ZIFT, यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फैलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसकी जो दूसरा भाग है, इसको कहते हैं IUT, यानी कि इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। कौन सा? इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। जब यह 8 से अधिक ब्लास्टोमियर स्टेज में हो जाता है, जब यह ब्लास्टोमियर की स्टेज क्या होती है, 8 से ऊपर निकल जाती है, 1 से 8 तक अगर रहता है तब तो ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इसकी स्टेज यदि 8 से ऊपर निकल गई, तब इसको क्या किया जाता है, इसको इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि इसको गर्भाशय में सीधा स्थापित कर दिया जाता है। इसी आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। समझ गए आप लोग कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि आजकल एक बहुत प्रचलित अवधारणा है सरोगेट मदर। क्या होती है सरोगेट मदर? परखनली शिशु के अंतर्गत ही आ रही है ये भी, लेकिन परखनली शिशु से ये थोड़ी विकास कर रही है। परखनली शिशु में हम क्या कह रहे हैं कि जिस महिला की फैलोपियन ट्यूब गड़बड़ है, उनमें तो हम क्या कर रहे हैं, उसका स्थानांतरण गर्भाशय में करवा दे रहे हैं, या फैलोपियन ट्यूब में करवा दे रहे हैं, या फैलोपियन ट्यूब के बाहर गर्भाशय में करवा दे रहे हैं। लेकिन जिस महिला के अंदर गर्भाशय में भी गड़बड़ी है, तब हम क्या करेंगे, उसका जो भ्रूण हमने, जो जाइगोट हमने बना लिया, इस जाइगोट को हम लगाएंगे कहां, क्योंकि जाइगोट का विकास तो संभव कहां है, पेट के अंदर ही है, गर्भाशय में ही है। इसलिए इस गर्भाशय को इस जाइगोट को दूसरी महिला के गर्भाशय में लगाते हैं। जब उस महिला का गर्भाशय ठीक नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब भी खराब होती हैं, तब उसके अंड युग्मक को लेकर, मादा युग्मक और नर युग्मक को लेकर परखनली में विकसित कराया जाता है और किसी दूसरी महिला के गर्भाशय में उसे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, उसे स्थापित कर दिया जाता है, जहां वो विकास करता है और 9 महीने के पश्चात एक नवीन संतान का जन्म होता है।
इसको कहते हैं सैरोगेट मां या सैरोगेट मदर। ऐसी मां जो दूसरे के बच्चे को, दूसरे के अंडे को, दूसरे को शुक्राणु को फ्यूजन कराने के बाद सीधा जायगोट बना के केवल उसके विकास के लिए वहां स्थापित कर दिया जाता है। क्योंकि गुण सारे के सारे उन्हीं माता पिता के आते हैं, लेकिन विकास के लिए इन्हें जरूरी होता है वो गर्भाशय, तो उस गर्भाशय में इसको स्थापित कर दिया जाता है। इसको कहते हैं सैरोगेट मदर। अब हम लोग देख लेते हैं इसी उसमें एक और विधि है जिसको कहते हैं GIFT। अभी हमने क्या पढ़ा? ZIFT। दोनों में अंतर है, जरा देख लीजिए क्या होता है। ZIFT को का फुल फॉर्म क्या होता है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जो गैमीट है उस गैमीट को क्या करते हैं, अंडाशय में अंडाणु बन गया, लेकिन जो अंडवाहिनी की जो पहला भाग है, कौन सा बताया था हमने आपको? फिम्बरी पकड़ने लायक नहीं है, उस अंडाणु को पकड़ नहीं पाती है। सबसे पहले अंडाणु कहां आता है? फिम्बरी में आता है। तो फिम्बरी अंडाणु को अगर पकड़ ले और आगे स्थानांतरित कर दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किन्हीं महिलाओं की फिम्बरी में ही दिक्कत होती है, तो वो अंडाणु को पकड़ नहीं पाते हैं। अब अंडाणु को पकड़ नहीं पाते हैं तब क्या स्थिति बनेगी? तो अब उस स्थिति में केवल जो वो गैमीट है उस गैमीट को निकालकर सीधा फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है, फिम्बरी से हटाकर इम्पुलरी इस्टमस जंक्शन में भेज दिया जाता है, जहां उसका निषेचन होता है और बाद की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाती हैं। अब देखिए ये सारी चीजें तो हो गई महिला की, लेकिन कई बार पुरुषों में भी स्थितियां खराब होती हैं। जैसे कि मान लीजिए उनके वीर्य में शुक्राणु कम है, तब वहां पर कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाती है। कैसी? कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाती है। कृत्रिम गर्भाधान क्या है? बहुत बड़ा स्टेप है इसको, लेकिन छोटे में आप समझ लीजिए इसको। इसमें बहुत सारी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कई बार अच्छी नस्ल को विकसित करने के लिए अच्छे नस्ल के शुक्राणु लाकर उनको प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, या यदि मनुष्य में ऐसी चीजें हो, ये जानवरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और जानवरों में नस्ल को सुधारने के लिए किया जाता है, और मनुष्यों में इसको तब किया जाता है जब संतान पैदा नहीं हो रही होती है। तब देखा जाता है कि उस नर के जो वीर्य में शुक्राणु की कमी है, तो उस नर के वीर्य को ले जाकर उसको गाढ़ा किया जाता है। उस गाढ़े वीर्य को फिर पुनः गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर निषेचित होकर एक भ्रूण का निर्माण करते हैं और एक नवीन संतान का जन्म लेते हैं 9 महीने के पश्चात। यहां हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कहां कहां गड़बड़ियां होती हैं, कहां कहां कमियां होती हैं। उन कमियों को हम दूर कर लें तो हमें संतान प्राप्त हो जाती है, और कौन सी संतान? अच्छे से अच्छी संतान प्राप्त हो जाती है। और जिस संतान का हम ख्याल रख सकते हैं, जिस संतान को हम देखभाल कर सकते हैं, और जितनी संतान हमें आवश्यक है हम उतनी ही संतान उत्पन्न करते हैं। इससे अनावश्यक जनसंख्या की भीड़ नहीं रहती है, जनसंख्या बढ़ती नहीं है, अच्छी और उचित जनसंख्या बढ़ती है, जिससे हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसी को नाम क्या दिया गया है सरकार के द्वारा? परिवार नियोजन। आज हम लोग, ये चैप्टर काफी बढ़ रहा है, तो आज हम लोग इसे यहीं तक रखेंगे। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन आप उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसमें हम एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गर्भपात कराने का
सही समय क्या होता है? कितने समय तक गर्भपात सुरक्षित माना जाता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में आके हमको बताइए। धन्यवाद।